सभी को कोटि कोटि प्रणाम। यदा मतस्य अवतरेण हरिणा वेदयोद्धिता तदा शेषार्ष तत्र बुभेदा सगम अवात्मा यतश्रेयवायातो ज्ञाता किंचिन्धिता तस्मान् चरक नामनाशो खयात्रेष्ठित मंडले सभात चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन स्याशो ध्वंसो रुजा कृतः पातञ्जलिर्महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोबा। प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर हरिओम बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आपको पता है, हर शुक्रवार को 5:30 बजे हमारा एबीसी फाउंडेशन से फेसबुक लाइव जनरल फेसबुक पर हमारा ये सेशन होता है। और इस सेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो प्रत्येक वैद्य तक पहुंचाना है, ताकि सभी लोग जो है हमारे मित्र जितने भी हैं फेसबुक पर वो सब आ सकें और कुछ ना कुछ सीख कर या सिखा लो। जैसा हम पिछले 4-5 हफ्तों से जो है वो हर शुक्रवार को कुछ दोषों के बारे में विवेचना कर रहे हैं, और उन दोषों के बारे में विवेचना करते हुए तरह तरह के रोगों का वर्णन भी हम उसमें देखते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज के हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट में
हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमें कहीं से न कहीं से कोई क्लिनिकल मिले, क्योंकि चिकित्सा हम लोगों को करनी होती है, हम चिकित्सक हैं। और सबसे पहले तो आज जो चिकित्सक दिवस है, उन सभी को, हमारे जितने चिकित्सक हैं, एबीसी फाउंडेशन और मैं डॉक्टर हरिओम खुद आप सभी को चिकित्सा के ऊपर बहुत बहुत सबकी शुभकामनाएं, सभी को मैं बधाई देता हूँ। और ईश्वर ने ये जो हमारे लिए सौंपा है कार्य, उसको नियमित रूप से हम करते चले जाएं। हमारा पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई लेखन, दूसरे को सिखाना, खुद सीखना, अनुभव प्राप्त करना, और उससे हमारी जो आम जनता है उसको हम सेवा देना, और उस सेवा से हम अपने जीविका, जैसे कि एक पंडित जी महाराज होते हैं, वो अपनी सेवा से अपने घर का पालन पोषण करते हैं, उसी सेवा से हमारा घर का पालन पोषण होता है। तो सबसे पहले सेवा भाव, ये मैं तो सभी से चाहूंगा कि सेवा भाव होना चाहिए। दूसरी चीज मदद एक दूसरे की होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो उसका चिकित्सक का कार्य है कि अपने और अपने जो आपका स्टाफ है, जहाँ पर आप चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं, तो वहां रहकर खुद और दूसरों का जो भरण पोषण लायक जो धन अर्जित होता है, उसको ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने जो कार्य दिया है उस कार्य को हम बाकायदा बखूबी हर तरह से जो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई गलती क्षमा है तो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ केवल ये बहुत एक उसका विषय होता है कि हमको उस काम के लिए ईश्वर ने सौंपा है, जिस जिसका जो स्वरूप था उसने तैयार करके पृथ्वी पर भेजा है। और कहा है कि मैंने ये स्वरूप तैयार करके अपना पृथ्वी पर भेज दिया है। यदि इसको कहीं पर इसके शरीर को कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हें वो मतलब कहना चाहिए बुद्धि दे रहा हूँ, उस बुद्धि से मेरे बनाए हुए शरीर को जहां तक है तहां तक प्रयास करके उसको ठीक रखना, खुद को भी ठीक रखना, दूसरों को भी ठीक रखना। और बस एक तरफ एक भावना वो नहीं होनी चाहिए कि चिकित्सा को चिकित्सा व्यवसाय बना दे। हाँ, बहुत सौ की चिकित्सकों की या फिर हमारे आम जनता की सोच होती है कि चिकित्सक है उसका व्यवसाय जो है वो बन गया। मेरा तो कहा जहाँ तक मानना है तहाँ तक मानना सिर्फ इतना है कि अगर आपको पसंद है कि एक छोटे से कमरे में बैठ के चिकित्सक अपनी चिकित्सा करे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो तो दृढ़ प्रतिज्ञ है। लेकिन जो रोगी हमारे पास आ रहा है वो हर सुविधाओं को लेकर हुआ आता है, तो फिर उसी के प्रकार से उसको सुविधाएं भी दी जाती हैं। और उन सुविधाओं में अगर रोगी जो चिकित्सक माने बैठता है कि मैं एक अपने रोगी को एक बहुत कम से कम धन में उसको ठीक करने का प्रयास मैं करूंगा, लेकिन क्या करे, उसको एसी भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। आज का जो युग है उस तरह का नहीं है कि जैसे वैद्य लोग बाग में चारपाई डाल के बैठ जाते थे, वो सभी मरीजों को, चाहे वो इंडोर का हो चाहे वो आउटडोर का हो, हर तरह से उसका इलाज कर दिया करते थे। और धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं रहा करती थी। लेकिन आज के युग में जो रोगी है, उन रोगियों को भी अगर चिकित्सक अच्छे पैसे नहीं ले रहा है तो वो चिकित्सक बेकार है। अगर उसकी फीस अगर बेचारे ने अपने चिकित्सक के कार्य के हिसाब से 50 रुपये रखी है, तो उसकी जो वो उस जो फीस की तुलना उसकी योग्यता से दी जाती है कि अरे ये तो 50 रुपये लेते हैं, ये जानते ही क्यों। वही अगर चिकित्सक हमारा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष एक के सामने नहीं है, ये सबके सामने है, इसमें सभी गुनहगार है। मैं मुझसे लेकर जो भी रोगी है समाज है सब गुनहगार है कि आपने जो उसकी वो है वो जो फीस थी, जो उसका धन था, जिसमें कई हिस्से होते थे, उसके पास 4-5 वर्कर रहते हैं, उन 4-5 वर्कर में जो उसके जिससे चिकित्सक के चतुष्पाद, उसमें भेषज भी है, उसमें भिषक भी है, और उसमें जो उपचारक हैं वो भी हैं। तो उनके सबकी जो खाना शाम को प्राप्त होता था उससे, तो वो तो सही है अपनी जगह कि हाँ हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, इनसे हम कर लेंगे आराम से, हमें खाना मिल जाएगा। लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है, रोगी है,
वो उसकी तुलना उसकी फीस से लेकर उसको सेट कर रहा है कि ये कितना जानते होंगे, इनके अंदर कितनी योग्यता हो। दूसरी चीज योग्यता का यहाँ पर और दूसरे नाप देते हैं लोग कि अगर कोई छोटे से कमरे में बैठ के बहुत वेल स्टैंडर्ड डॉक्टर बैठ के अगर उसको देख भी रहा है, तो वहां पहले ऐसे करके देखते हो ना, अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो केवल पंखा हिल रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो वहां पर भी उसको उन सबको व्यवस्था करने के लिए अगर उसने तो काठ की अगर लकड़ी की मेज डलवा लकड़ी की बेंचें डलवा दी उसने बैठने के लिए, तो एक बार ऐसे करके देखते हैं कि ये तो ये है, लकड़ी की है, तो वैद्य के पास या डॉक्टर के पास कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं है। उन सुविधाओं को देने के लिए अगर मतलब कहना चाहिए रोगी ये अपेक्षा रखता है कि 50 रुपए ही रखें और हर सुविधा मिल जाए, तो वो आज के दिन में संभव नहीं है। फलस्वरूप वो मतलब कहना चाहिए आपको सुविधाओं देने के साथ साथ कहीं ना कहीं यही सोचता है कि ठीक है सुविधाएं देते हैं तो मैं अपनी फीस भी बढ़ाता हूँ, और क्वालिटी तो मैं दवाओं की पहले भी दे रहा था, क्वालिटी दवाइयों की आज भी दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहां तक कोशिश हो तहाँ तक आप पब्लिक के लिए, जनता के लिए, खुद के लिए कन्वेंस करिएगा कि आप लोग अपनी जो जरूरतें हैं वो घटा दीजिए। आज इसी को लेकर ही मुझे किसी महान पुरुष का एक वक्तव्य याद आ गया कि जितनी झोली हो, जितनी सुविधाएं आप लेंगे, जितनी सुविधाएं आप ले रहे हैं, आपका उतना ही धन बर्बाद होगा। और वो इसको अगर जो समझ गया तो वो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। लेकिन प्रयास इस चीज का करें कि उनको ये भी पक्ष रखें कि चिकित्सा व्यवसाय नहीं है, बल्कि आपकी सुविधाओं का एक एक जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसको आप नजरअंदाज करें। तो आपको गाड़ी से आ रहे हैं तो उसको पार्किंग की भी जरूरत है, और उस पार्किंग के लिए जमीन की जरूरत है, उस जमीन के लिए पैसे की जरूरत है। और वो पैसा चिकित्सक कहाँ से लाएगा? जो आप इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे हैं, तो वो चिकित्सक पैसा कहाँ से लाएगा कि आपकी गाड़ी को जगह खड़ी करेगा कि यहाँ खड़ी करिएगा आप? तो आपने एक सुविधा अपनी देखी, गाड़ी खड़ी करने की सुविधा, जब उनमें एंट्री करी तो अब इसको मैं नहीं करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो आज थोड़ा सा जी हो जाएगा। फिलहाल सभी को चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं, और आज के साथ शुरू करते हैं। आज के साथ हमारा विषय जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आज हम इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव अब करेंगे, और उसमें एक नया जो हम निकाल के मतलब रखेंगे, वो निकाल के कुछ नहीं रखा, आपने सबने उसको पढ़ा है पहले से, तो उसमें कोई नया नहीं है कि मैं सब कुछ नया निकाल कर रखूंगा, ऐसा नहीं है। तो जरा देखते हैं कि जो हाइपरटेंशन होता है, उस हाइपरटेंशन में रक्तचाप रोग की कितनी संभावना होती है और कितनी संभावना नहीं होती। आखिर रक्तचाप रोगों को हम किस तरह से सीरीज बनाए, और वो सीरीज बना के फिर हम किसी को डायग्नोसिस में, जो किसी की डायग्नोसिस बनाए इस रोग की, तो उसमें हमें गुण बेस के आधार पर, और यहाँ तक कि पंचभौतिक सिद्धांत के आधार पर, कि पंचभौतिक संगठन जिसे हमारी आज की जो कहें तो एनालिसिस ऑफ दी पंचभौतिक जो एनालिसिस होती है, एक होती है कंपैरेटिव एनालिसिस और एक होती है सिंगल पंचभौतिक एनालिसिस। सिंगल पंचभौतिक अगर एनालिसिस में हम जाएंगे तो हमारे लिए पदार्थ विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, और पंचभौतिक अगर हम एनालिसिस में जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो पढ़नी पड़ेगी वो बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आयुर्वेद की जो बायोकेमिस्ट्री, आप जब तक उसे वो नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल उसको कुल मिलाकर हम कह देते हैं फिजियोलॉजी। अगर हम उसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंपैरेटिव जो होती है, और हालांकि हमारी जो फिजियोलॉजी लिखी गई है वो कंपैरेटिव बेस पर नहीं लिखी गई है, और उनका ना लिखना ही ठीक था, क्योंकि कंपैरेटिव जो फिजियोलॉजी है वो अपने में बहुत टिपिकल है। एक लाइन की 20 लाइन बनती है उसमें, और उसमें 20 लाइन में जो है फिर होता चला जाता है। फिलहाल इसको हम बाद में शुरू करेंगे, इसको साथ में थोड़ा सा हम बताते चले जाएंगे कि यहाँ पर ये पंचभौतिक जो संगठन है, ये पंचभौतिक जो एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें आखिर है क्या। आज हम बात करते हैं रक्तपित्त। उसमें रक्तपित्त में जो हम लोगों को दिया गया है कि रक्तपित्त आखिर है क्या, तो उस रक्तपित्त में जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रक्तपित्त में आखिर कौन कौन से ऐसे जो हमारे पित्त के गुण होते हैं वो बढ़ते हैं, उनको हम देख के तब हम कैसे डिसाइड करें कि रक्तपित्त हो रहा है। हम ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि रक्तपित्त में जो मतलब कहना चाहिए कितने प्रकार का है, वो एक प्रकार से टॉपिक शुरू हो जाएगा अलग से। और रक्त दुष्टि में जो पित्त का प्रावधान होता है, पित्त का प्रावधान होता है वो कैसे होता है, जरा वो आपको बता।
असमरी आदि स्थूल कारणों के बिना, यहाँ पर असमरी आदि स्थूल कारणों के बिना तो मैंने ये कह दिया है कि जब किसी को असमरी होती है और असमरी में अगर ब्लड आ रहा है तो हम उसको किस श्रेणी में रखें, तो वो मैंने पहले ही उसको इसको अच्छी तरह से वो कर दिया है। अश्मरी आदि स्थूल कारण, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के लिए प्रोस्टेट में अगर ब्लड आ रहा है तो अश्मरी से आ रहा है तो, या कहीं पर जो कार्सिनोमा ऑफ ब्लड है वो, या कहीं पर जो जैसे कि कभी कभी हमको देखने मिलता है जब हम एनालिसिस कराते हैं यूरिन की, तो उसमें ब्लड आरबीसी मिलती है और पेशेंट जो है वो सफर फ्रॉम सीकेडी में चला जाता है धीरे धीरे करके प्रोटीन के साथ में। इन सभी कारणों को हम दूर रखें तो अश्मरी आदि स्थूल कारणों के बिना केवल पित्त की तीक्ष्णता, यहाँ पर देखिए गुणों के आधार पर हम कहेंगे कि गुणों के आधार पर पित्त की तीक्ष्णता। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बताता ही चला जाऊंगा कि प्रत्येक महाभूत, प्रत्येक जो है वो कोई भी चीज है दुनिया के अंदर वो पंचमहाभूतिक संगठन है। अब उस पंचमहाभूतिक संगठन में मैं आपको थोड़ा सा पंच उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, जरा ध्यान दें उसके लिए। उस पंच महाभौतिक संगठन में दो चीजें हमको देखने को मिलती हैं, और एक होता है समवाय कारण और एक होता है निमित्त कारण। पहले समवाय कारणों को समझ लेंगे तब निमित्त कारण, क्योंकि इससे बहुत चीजें हैं, ये छोटी सी चीज है ना, ये आपको पंच महाभौतिक संगठन की तरफ पुश कर देगी। एक होता है समवाय कारण, एक होता है निमित्त कारण। समवाय कारण का मतलब होता है किसी भी परमाणु के अंदर अगर वो परमाणु पांच पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से मिलकर बना है, वो बनेगा ही बनेगा, परमाणु भी पंच महाभूतिक से बना होगा। तो उस परमाणु के अंदर जिस महाभूत की सबसे ज्यादा अधिकता होगी, जिसके कारण वो उस महाभूत की एक्टिव प्रिंसिपल आएगा, यानी कि जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल होगा, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल कहें कि किसी भी महाभूत में अगर जल महाभूत की जो मतलब कहना चाहिए प्रधानता है और उस जल महाभूत को ही वो प्रदर्शित कर रहा है, बाकी पांचों महाभूत उसके जो नीचे लगे हुए हैं उनको हम कहते हैं निमित्त कारण। वो निमित्त कारण है, और जबकि जल महाभूत जो है उसका समवाय कारण है। और उस समवाय कारण में अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का क्षय होता है, किसी भी तरह की वृद्धि होती है, तो वो जो परमाणु है वो उसी जल महाभूत पे ही गुणों को, चाहे वो अगर जल का क्षय हो, वहां पर अगर जल महाभूत का क्षय हो रहा है तब अपने क्षय गुणों को प्रदर्शित करेगा, और अगर वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को फिर प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो चार महाभूत नीचे है वो उसके निमित्त कारण है। वो किसी से निमित्त कारण का मतलब उसमें रहकर उसका साथ दे रहे हैं, उसका संबंध बनाए स्थापित बनाए रखे हुए हैं, अर्थात उसको जिंदा रखे हुए हैं। अगर वो समवाय कारण निमित्त कारण में नहीं रहे तो उस परमाणु का नाश हो जाएगा। क्योंकि पंच भौतिक दृष्टि से अगर हम एनालिसिस करें तो किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। अब इसके नीचे भी अगर पंच भौतिक दृष्टि से तो जल के जितने भी गुण हैं हमको पहले वो देखने पड़ेंगे कि जल महाभूत के जितने गुण हैं उसमें जल में पृथ्वी को छोड़ दें पीछे के चार गुण विद्यमान। अब जब पीछे के चार गुण विद्यमान हो गए तब मतलब कहना चाहिए, और पीछे के चार गुण विद्यमान है और चार जो महाभूत हैं, यहाँ समझने की जरूरत है। जो चार महाभूत हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, जो चार महाभूत हैं वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनका जो संगठित रूप है वो निमित्त कारण बना जाते जल, और जो पीछे वाले महाभूत रह गए वो हमारे उसके वो सॉरी जो समवाय कारण बना वो जल, और जो निमित्त कारण बने वो हमारे चारों महाभूत। खैर, केवल बिना पित्त की तीक्ष्णता से, रक्त दुष्ट होने से, मुख आना, नासा से आना, नेत्र पक्ष कभी कभी पल्क से आना, यहाँ से हो जाता है, बुध से आना, योनि से आना, या त्वचा से। अगर यहाँ से कहीं से ब्लड आ रहा है तो यहाँ से ब्लड आने का तात्पर्य ये हो जाता है आदि किसी मार्ग में रक्त की प्रवृत्ति होना, किसी भी मार्ग से भी रक्त की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कभी कभी रोम को से भी रक्त निकलना बाहर आ जाता है, जिसे आचार्यों ने उसको सीधे सीधे कहा कि यही पित्तज रूप का एक रूप है जो रोम कूप से बाहर आ रहा है। वैसे पित्तज रक्त पित्त की बहुत डिजीजें हैं, पित्तज रक्त पित्त की अलग अलग तरीके से डिजीजें हैं, उसमें हर किसी की संप्राप्ति एक जैसी नहीं होती। जैसे कि किसी को अगर हिमलेज हुआ है तो उसमें संप्राप्ति अलग होगी, किसी को अगर डेंगू फीवर से प्लेटलेट्स कम हो गई हैं और उसमें रक्त पित्त निकला तो उसकी संप्राप्ति बिल्कुल एकदम वही दूसरी हो जाएगी।
क्योंकि उसमें रक्त पित्त और गुण भी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आपको समझने की जरूरत है। वहां पर विषद गुण से वायु तोड़फोड़ कर रही है और वहां पर प्लेटलेट्स को कम करके वहां रक्त पित्त को प्रदर्शित कर रही है। जबकि वहां रक्त पित्त को अगर प्रदर्शित करने का काम था तो वो पित्त का था, लेकिन वहां वो ऐसा नहीं कर रही है, वो खुद सामने आई निकल के और उसने वहां उसको तोड़फोड़ की। और इसी को आज की भाषा में डेंगू फीवर कहते हैं। अगर ये और ज्यादा कुछ बढ़ जाता है, इसमें क्या बढ़ता है वो मालूम होता है, तब फिर जो है वो डेंगू फीवर में एक जो होता है पित्तज, यानी कि पांचों पित्त एक साथ पित्त होते हैं, और फिर एक हिसाब से जो हमारा रक्त पित्त होती है उसकी पूरी संप्राप्ति शरीर के अंदर बन जाती है। चिकित्सा सिद्धांत के हिसाब से भी हमें सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी होती है, जो चिकित्सा सबसे पहले हमारे ब्लड को रोक दे। तो हम सबसे पहले चिकित्सा सिद्धांत भी वायु का ही करना होता है कि वायु के विषद गुण को कम करें, और विषद गुण को जब कम कर देंगे तब वहां पर जो है हमारी जो प्लेटलेट्स होंगी वो अगर बन भी नहीं रही हैं और जितने भी हैं हम उसको ताकत देके उनको बल देके और प्रयास करेंगे कि इसका जो रक्तपित्त है वो रुक जाए। लेकिन वहां पर चिकित्सा सिद्धांत उल्टा होता है। तो कहा तब इसको कहा कि आदि किसी मार्ग से अगर रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ उस रक्तपित्त रोग का ग्रहण है जिसमें दोषों का संपर्क ना हो। अब मैं आपको वहीं पर ले जाऊँ जिसमें दोषों का संपर्क ना हो। कैसे? यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब आचार्यों ने रक्तपित्त के प्रकारों की गणना की है, वहां आचार्यों ने एक प्रश्न को उठाया है और महर्षि आत्रेय ने भगवान पुनर्वसी से पूछा था कि हे प्रभु, जब रक्तपित्त पित्त के ही कारण होता है तो इसमें आपको बीच में बोलने की ये क्या जरूरत पड़ गई थी कि पित्तज रक्तपित्त होता है। ठीक है, तो पित्तज रक्तपित्त जब होता है तो पित्त से होता है, तो आप क्या आवश्यकता है कि उसको पित्तज रक्तपित्त की गणना की। तब महर्षि पुनर्वसु ने अपना बड़े सुंदर ढंग से उसको बताया और उसका समाधान किया कि जब हम केवल रक्तपित्त की बात करते हैं तो यदि पाचक पित्त, जब अन्य पित्तों के संसर्ग या सन्निपात से रक्तपित्त होता है तो उस स्थिति में केवल जो पाचक पित्त होता है, जो केवल पाचक रक्त मतलब पाचक पित्त होता है, वो पाचक पित्त इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब पित्तज रक्त पित्त होता है तब उसमें पांचों पित्त इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं रक्त पित्त की संप्राप्ति आपको मिलती है तो ये पहले डिसाइड ये कर लेना कि कहीं पर पाचक पित्त अगर केवल इन्वॉल्व है और उसके साथ दोषों का संसर्ग या सन्निपातज हुआ है, तब उस स्थिति में उस रक्त पित्त को आप जो है वातज या कफज इन दोनों में डिनोट कर सकते हैं और उसकी चिकित्सा करें और वो पेशेंट रोगी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें पांचों रक्त पित्तों में अर्थात पाचक पित्त के अलावा जो चारों पित्त होते हैं उन चारों पित्तों को जो है वो मतलब कहना चाहिए इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तब उस स्थिति में उस रक्त पित्त को हम जो है पित्तज रक्त पित्त कहेंगे। इसमें बहुत जैसी कंडीशन आ जाती हैं, आप लोग हिंदी में इंग्लिश में अच्छी तरह से जानते हो। जैसे किसी के लिए थैलेसीमिया हो गया, किसी के लिए और जो जैसे जैसे रोग हैं वो आप लोग खुद ही इस चीज़ को समझते होंगे, जिसमें या किसी की प्लेटलेट्स बढ़ते नहीं है। कल मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया था, महाराष्ट्र से आ रहे हैं दिखाने के लिए। मैंने हालांकि वहाँ एक गुरुजी हैं उनको बताया था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा ठीक कहा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप यहाँ आ जाओ और मैं आपको जो करता हूँ। उनको जो है वो हर 15वें दिन जो है वो प्लेटलेट्स चली मतलब नीचे हो जाती हैं और फिर जो है वो इंजेक्शन वगैरह गोली वगैरह देते हैं। डॉक्टर लोग थोड़ी बढ़ जाती हैं। इस तरह से वो संप्राप्ति उनकी कम से कम 6 साल 7 साल से हो रही है। तो फिलहाल मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ठीक है आप लोग आ जाइएगा, इसको चिकित्सा, हालांकि कुछ वो चिकित्सा टाइप में भी लग रहे थे मुझे, मैंने पूछा नहीं कि आप डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुझसे एक वर्ड कहा था कि डॉक्टर साहब इसको रक्तपित्त की श्रेणी में आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल इसको रक्तपित्त की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन चिकित्सा इसमें पांडु रोग की होगी। पांडु रोग की जब हम चिकित्सा करेंगे तब जाके आपका पेशेंट ठीक होगा। बोले तो वो अचंभे में पड़ गए कि पांडु रोग की चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। मैंने कहा आपको मैं फोन पे ज्यादा नहीं बता, फिलहाल इसमें रक्तपित्त की चिकित्सा के साथ साथ पांडु की चिकित्सा मुझे करनी पड़ेगी, पेशेंट आपका ठीक है। लेकिन पित्तज रक्तपित्त में जो पांचों पित्तों का एक साथ प्रकोपित होना, ये जो है आपको पित्तज रक्तपित्त को दिखा मतलब कहना चाहिए दर्शाता है। इसको चिकित्सा स्थान में जहाँ रक्तपित्त में है वहां इसको आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आराम से कोई दिक्कत नहीं। आप बस चैप्टर याद रख लें, मैंने इसमें तो सिर्फ इतना लिख दिया है कि रक्तपित्त के चैप्टर में है। यही कारण है कि जब किसी को रक्तपित्त होता है
तब उस पर रोगी का प्रश्न दागा जाता है कि आपको कहीं भविष्य में ज्वर तो नहीं हुआ था, क्योंकि ज्वर के बाद ही रक्तपित्त की गणना कर दी थी आचार्यों ने। और रक्तपित्त की जब गणना कर दी थी, मैं आज आपको वो चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा कि आखिर ज्वर के बाद तो बहुत दिनों तक जीर्ण जोर सन्निपात जोर होते हैं तो बाद में होते हैं, या रक्त पित्त संबंध रक्त रोग और होते हैं। और वो कितने रोग रक्त पित्त ज्वर के बाद होते हैं, उनकी गणना मैं आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके रक्त रोगी की गणना को सीधे उंगली निर्देश करके ज्वर पर, और फिर उसकी गणना, फिर उसकी डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट एक एक करके देखते चले जाएंगे। लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे उसमें आते हैं, तब हमको यहाँ समझना होगा कि रोगी कहीं पित्तज रक्तपित्त से पहचान पित्तज रक्तपित्त से पीड़ित नहीं। अब हम आते हैं अपना जो रक्तपित्त है उस पे हम देखते हैं कि अब इसमें रक्तपित्त की हम संप्राप्ति कैसे बना सकते हैं और ये क्या होता है। पित्त के तीक्ष्ण मूड से, दाहपाक कर्म, रक्त का वेग, ये आप लिख भी सकते हैं। अब मैं एक प्रकार की संप्राप्ति आपको बताता चला जाऊंगा और आप इसको नोट करें। पित्त में, हाँ, पित्त की तीक्ष्ण मूड से दाहपाक एवं दाह के तीक्ष्ण मूड से दाहपाक कर्म होता है। ये दो कर्म एक साथ बता दिए गए हैं, और दो कर्म एक साथ इसलिए बता दिए गए हैं कि पित्त का जो तीक्ष्ण गुण है और जो उष्ण गुण है, अगर कहीं वो दोनों एक साथ हैं, और दोनों अगर एक साथ होने के साथ साथ अगर वो प्रोसेस करेंगे, तो जैसे कि हमारी दीपन और पाचन एक स्टेज, एक डाइजेशन की जो दो स्टेजों की एक स्टेज बना रखी है कि दीपन और पाचन साथ में बोल देते हैं, वास्तविक दोनों अलग अलग हैं। अगर दीपन है तो जरूरी नहीं है कि पाचन होगा, और अगर पाचन है तो वहां पर दीपन की आवश्यकता है ही नहीं। और अगर दीपन आप कर रहे हैं किसी का, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पाचन द्रव्य दे रहे हैं, आप उसको पाचन। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपने अग्नि को दीप्त कर दिया और अग्नि के बाद उसकी उष्णता को बढ़ा दिया, लेकिन अगर तीक्ष्णता को नहीं बढ़ाया, उसकी जो पाक करने की क्षमता है, आपने दहा करने की क्षमता तो पैदा कर दी, यानी कि उसकी उष्णता को बढ़ा दिया, लेकिन उसकी पाक करने की क्षमता को नहीं बढ़ाया, तब फिर उस स्थिति में फिर आपका कर्म जो है पित्त का ठीक नहीं होगा। यहाँ पर दोनों चीज बढ़ी हुई है, पित्त का उष्ण गुण भी बढ़ा हुआ है और पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है। इससे आगे अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगा लें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पित्त का द्रव और सरगुण बढ़ा, मतलब एनर्जी कम। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, पहुंच जाए, दिमाग पहुंच जाए हमारा, अच्छा है, दिमाग को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तब हम कहेंगे कि पित्त में जो आमता थी वो कम हो गई थी। अगर आमता कम हो गई है, तब फिर जो है उसके हिसाब से फिर पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण कम हो जाएंगे। ये आमता सहज नहीं होती। अगर हम इसको पंचभौतिक संगठन से देखेंगे तो ये आमता सहज नहीं होती। क्यों? पित्त तो वही था, उसमें आमता का क्या मतलब, और आमता थी तो उसका मतलब क्या था, और जब उसका मतलब था तो क्या पित्त उस समय जो पंचभौतिक एनालिटिक कंडीशन में था, उसकी एनालिसिस में ऐसा क्या हुआ, उसकी एनालिसिस में ऐसी कौन सी डिफरेंशियल आ गई, उसके एनालिसिस में कौन सा ऐसा अंतर हो गया जो वो पंचभौतिक अब होने पर मजबूर। क्योंकि जब कोई भी चीज, देखिए, जब कोई भी चीज अपने विनाश की तरफ जाती है, कोई भी चीज का मतलब सृष्टि की कोई भी चीज जो अपने विनाश की तरफ जाती है, तो उसमें से कोई एक जो भूत होता है वो वहां पर अनुपस्थित होने की संभावना को रखते हुए क्षीण होता हुआ चला जाता है, और अंत में उस पदार्थ हट जाती है। इसी को आचार्यों ने कहा, विश्व पदार्थ विज्ञान हम जब जाएंगे, कि जो सत्ता है जिसकी, जिसके अंदर सत्ता है वही तो है। अगर जिसकी सत्ता नहीं है तो वो नहीं है। तो सत्ता को भी दो भागों में, एक सत्ता, मैं आपको वो हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, सत्ता का कुछ अर्थ अलग है। जब पंचभौतिक सेक्टर में जाएंगे, पंचभौतिक जब एनालिसिस में जाएंगे, तो सत्ता का बिल्कुल एकदम अलग है। कि जब किसी की सत्ता होती है तो उसमें पांचों महाभूत, हमारे पांचों महाभूतों की एक अपनी सीरीज बनी होती है कि आप इस स्टेज में हैं, मैं इस स्टेज में हूँ, मैं इस स्टेज में हूँ, मैं इस स्टेज में हूँ। अब कोई अगर सबसे पीछे वाला, जो कि केवल उसका निमित्त कारण है, अगर वो निमित्त कारण ही खत्म हो रहा है, निमित्त कारण को ही आप खत्म कर रहे हैं, जो उसका सहयोगी पार्ट है वो खत्म हो रहा है, तो महाभूत तो चार रह गए ना, तो वो तो कैसे चला गया। तो पित्त को नष्ट होने के लिए, पित्त को बिल्कुल एकदम खत्म करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको लगातार उसके जो निमित्त कारण है उन पर पार करते रहिएगा, उनको बढ़ाते रहिएगा।
तो जो उसका समवाय कारण है वो समवाय कारण धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर जाएगा या फिर वृद्धि की इतनी अवस्था में जाएगा कि फिर वो पांचों महाभूतों को जो उसको संगठन बनाने में उसकी स्वाभाविक कार्य का जो कार्यशैली थी उसको समुचित बनाने में जो योगदान प्रदर्शित कर रहे थे वो योगदान अर्थात पित्त के सभी गुणों को एक समन्वय के रूप में आगे बढ़ा रहे थे। आप ज्यादा मत होइएगा, आप इतने रहिएगा, आप थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं आपको मैं बैलेंस करता हूँ, आप थोड़े से कम हो गए मैं आपको बैलेंस करता हूँ। इन जो निमित्त कारण होगा, इन जो जो हमारे पंचमहाभूत है जिनको एनालिसिस के रूप में लेते हैं कि इसमें एनालिसिस किसकी होती है, वही चीज है कि पंचभौतिक संगठन में एनालिसिस उसकी होती है जो उसका निमित्त कारण होता है। कभी भी एनालिसिस उसकी होती ही नहीं है जो उसका समवाय कारण होता है, क्योंकि समवाय कारण तो अपने गुणों को सामने प्रदर्शित कर रहा है और जिसका समवाय कारण सामने अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है उसमें तो आपको खुद ही दिख रहा है कि पित्त अग्नि है और अग्नि हमको सामने दिख रही है, तो जो पीछे वाले रह गए एनालिसिस उनकी करनी होती है और वही एनालिटिक पंचमहाभूतिक सिद्धांत है। वही जब आप उनकी चारों की एनालिटिक पंचमहाभूत कर लेंगे, उनकी एनालिसिस कर लेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पित्त में आमता आई कहां से, क्योंकि वो पित्त में आमता हम अग्नि से उसको नहीं कर सकते, अग्नि को तो वो साम्यावस्था में लेके आ रहा है। आमता अगर कम होगी अग्नि जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, अग्निभावुत बढ़ जाएगा, पित्त रुक्ष हो जाएगा, पित्त उष्ण हो जाएगा, पित्त तीक्ष्ण हो जाएगा और तीक्ष्ण जब हो जाएगा तब वो क्या करेगा, दहा पाक कर रक्त का वेग दाह पाक करेगा। रक्त का वेग, यहाँ पर दो परिभाषाएं आपके सामने आ गई। अगर उष्ण और तीक्ष्ण हो रहा है तो रक्त का वेग कैसे बढ़ेगा, और अगर उष्णता कम है और तीक्ष्णता अधिक है तब रक्त का वेग कैसे बढ़ेगा। अब आप एक सिद्धांत को आप खोल लें, रक्त का वेग एवं परिमाण में वृद्धि, आंसुकारता बढ़ेगी, उसकी परिमाण में वृद्धि हो जाएगी रक्त के वेग में। तब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बता के आया हूं, आपको एक पित्त के तीक्ष्ण गुण से और एक पित्त के उष्ण गुण से। अगर पित्त का तीक्ष्ण गुण दोनों, अगर पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण, जो हमारा वास्तविक पाचक पित्त होता है उसकी वास्तविक उष्णता कम होती है लेकिन उसकी तीक्ष्णता अधिक होती है, ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि ये अगर ध्यान रखेंगे ना तो जो पांचों पित्त की हम कहेंगे कि पांचों पित्त को अगर हम जो चारों पित्त हमारे बचे उनमें फिर क्या होता है, तब हम कहेंगे कि उनकी उष्णता ज्यादा होती है, उनकी तीक्ष्णता कम होती है। तो यही कारण है कि जब वो अपनी उष्णता से, क्योंकि जो चीज हमने बॉडी के लिए कच्चा मटेरियल अंदर भेज दिया, किसने भेजा, उस पित्त की उष्णता ने, पाचक पित्त की, और उसकी तीक्ष्णता ने पांचों महाभूतों को अलग अलग करके अलग अलग करके किया। और वो महाभूत ऐसे थे जिसमें किसी रस के पार्ट के महाभूत ज्यादा थे, किसी में रक्त के पार्ट के महाभूत ज्यादा थे, किसी में मतलब कहना चाहिए मांस के पार्ट के जो ज्यादा थे, किसी में आकाश का ना पृथ्वी के महाभूत ज्यादा थे, अर्थात मांस तत्व थे। मांस तत्व का वो पार्ट जो मांस को जाके सपोर्ट करेगा, मांस को जाके पोषण देगा, वो थे। इन पांचों प्रकार के अलग अलग तरीके से जो महाभूत थे, जितने भी हमारी जो पोषक अंश हैं शरीर के लिए, वो हमारे पाचक पित्त ने अलग अलग करके तैयार कर दिए। उसका एक कारण था कि उस समय उसकी उष्णता उतनी थी जितनी उसे लायक थी, उसने उसको दीप्त किया और दीप्त करने के बाद फिर उसकी तीक्ष्णता को बरकरार रखते हुए उस तीक्ष्णता ने फिर उसको सबको अलग अलग कर दिया, और सबको अलग अलग करने के बाद दो पार्ट अलग निकाल के रख दिए, एक द्वारा चला गया सीधे बॉडी के अंदर। अब ये किसके चुंगल में फंसा जाते, हमारी धातु अग्नि। अगर धातु अग्नियों की तीक्ष्णता इतनी बढ़ जाए, समझने की जरूरत, तो शरीर को फूंक फूंक के रखते। यही कारण जो कहते हैं कि धातु अग्नि बढ़ गई, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है T3 हार्मोन, ठीक है, वहां पर धातु अग्नि बड़ी होती है इसलिए उसे अत्यधिक अग्नि बोला गया है, और वो शरीर की धातुओं को नाश कर देती है। तो वहां पर उन पांचों जो चारों पित्त बचे हमारे, उन चारों पित्तों की जो उष्णता होती है वो थोड़ी सी उष्णता पाचक पित्त के हिसाब से क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन तीक्ष्णता उतनी नहीं होती। ये पाचक पित्तों की तीक्ष्णता उष्णता में और पाचक पित्त की तीक्ष्णता उष्णता में और बाकी जो पित्त बचे उनकी तीक्ष्णता उष्णता में ये अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन जब पाचक पित्त खुद उष्ण हो जाए और खुद तीक्ष्ण हो जाए तब वो अंदर जाके करेगा क्या, तब वो अंदर जाकर यदि वो ज्यादा मतलब कहना चाहिए उष्ण हो गया और ज्यादा अगर तीक्ष्ण हो गया उष्णता को प्राप्त होगा, और शरीर के अंदर अपने ये जो जितने भी कर्म है रक्त को क्या करेगा, उष्ण के उसके समान धर्मी है,
तो वो क्या करेगा, रक्त के भी उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा देगा, रक्त को भी उष्ण कर देगा। और जब रक्त उष्णता को प्राप्त होगा तब वो धातुओं से पानी खींचना शुरू करेगा। कौन सी धातु है? जो हमारे शरीर में एक संगठन को बनाए हुए हैं, उन धातुओं से जब पानी खींचना शुरू कर देगा तो खींचेगा किस स्थान पे? तो वो खींचेगा हमारे सीधे रक्त में लाकर। उधर रक्त का वॉल्यूम शरीर के अंदर निश्चित है, 11 हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन तो 11 रहेगा, लेकिन जो उसका ग्रॉस वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। और जब वो ग्रॉस वॉल्यूम होगा तब उसका, क्योंकि अब उसके अंदर उष्णता भी और तीक्ष्णता भी है, तो उसका वेग भी बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ जाएगा तब उसके परिमाण में भी वृद्धि। और जब परिमाण में वृद्धि हो जाएगी तो वायु तो अपने क्या कर रही है, वायु जो अपने जिस वेग से काम कर रही है उसका वेग तो उतना ही है। और उस वेग के द्वारा अगर किसी भी पतली चीज को धक्का मार दिया जाए, किसी भी गाढ़ी चीज को धक्का मार दिया जाए, तो गाढ़ी जो चीज होगी, यानी कि जिसमें थोड़ा गाढ़ापन होगा, वो बहुत तेजी के साथ करने से उड़ेगी। और अगर कोई पतली चीज है, मेज पे अगर पानी है, थोड़ी सी फूंक मार दो तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम जलेबी का बखर डाल दें या जलेबी की चाशनी है वहीं डाल दें, तो हमको तेज करके फूंक मारनी पड़ेगी। तो तेज वायु का जो तेजपन है, यानी कि जो वायु का हमारा बल है, वायु की मात्रा नहीं बढ़ रही है, वायु का बल बढ़ रहा है, वो धक्का देगा उसको बाहर। और जो उसमें तेजीपन आई, और जब उसमें तेजीपन आया तब उसका जो असर था वो पड़ा सीधे सीधे हमारे जिस ऑर्गेन में, जहाँ पर सिनेप्टिक कंडीशन होती है, जहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी आर्टरी मिलती हैं, जिन्हें हम सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। दिमाग या कहीं पर भी एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, या कहीं मतलब कहना चाहिए आंखें हैं उन पर, यहाँ से ये रक्तपित्त जो है होना शुरू हो जाता है। और इसकी एक और बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी के लिए कोई रोगी हमारे पास आते हैं, और वो रोगी जो है वो मधुमेह के रोगी, और वो मधुमेह के रोगी शिकायत करते हैं कि 10 साल हो गए, हमारी स्किन पे ना छोटे छोटे से छोटे छोटे स्पॉट्स हो रहे हैं। तो वो एक अम्लता का ही प्रकार है। और वो अम्लता का प्रकार जब होता है तो रक्त में जो अम्लता जब होती है तब उसमें उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ती है। और वही संप्राप्ति एकदम सामने आती है कि यहाँ पर रक्त के रक्त का जो उष्णता और तीक्ष्णता से, पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता से रक्त दुष्ट हुआ, अर्थात उसके उष्ण और तीक्ष्ण गुण। लेकिन दुष्ट कहना ये तो सिर्फ एक आम सिंपल सी बात है कि हमने किसी को दुष्ट कह दिया। क्यों दुष्ट है उसका कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, कि ये दुष्ट क्यों है भाई। तो उसने धातु से पानी खींचना शुरू किया और वो अम्लता को प्रकट करता है वहां पर। और वो धीरे धीरे करके इसके में जो हमारी आर्टियोल, जो हमारी आर्टरी वेन है वो फटी, और वहां पर एक रक्त का थक्का जम गया। तो उस रोगी को हम ये नहीं कहें कि ये पित्तज रक्तपित्त है, वहां पित्तज रक्तपित्त नहीं है, वहां पर रक्त की अम्लता है। रक्त पित्त में पित्त के दाहपाक कर्म एवं रक्त के वेग परिमाण में वृद्धि आशुकारता करने वाली तीक्ष्ण गुणों का प्रकोप होता है। और जबकि महाकुष्ठ में, अब मैंने इसको थोड़ा सा उसमें दे दिया है, क्योंकि हमारे सामने कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी की क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं तो उसमें हमारे लिए कई चीजें ऐसी होती हैं दिमाग में कि यार ये भी उसी के द्वारा हो रहा है, यार ये भी इसी के द्वारा हो रहा है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें महाकुष्ठ में भी पित्त और इसमें भी, और ज्वर में भी पित्त और रक्त में भी पित्त, मतलब ये क्या होगा? तो सबकी अलग अलग है। जबकि महाकुष्ठ में पित्त के पूत, यानी कि दौर्गंध गुण, पित्त का एक गुण और भी है, दौर्गंध गुण। दौर्गंध गुण का प्रकोप होता है। स्थान संचय का भेद भी दोनों के हिसाब से दोनों में भिन्न भिन्न होता है। किसी को इंटरनल हेमरेज होता है, किसी को हेमरेज होता है, ये जो हेमरेज की कंडीशन बनती है, किसी को हेमरेज होता है, किसी को कंजक्टिवाइटिस होती है, किसी को नक्सीर चलती है, किसी को मतलब कहना चाहिए कभी आपने देखा होगा कि कोई आंख जो है चटाक से कोई लगा ऐसा आंख में कि कुछ ऐसा लगा कि भाला जैसा घूम दिया है, और वो पेशेंट शाम को रात का सो गया खाना ना खा के, और सुबह को उठा तो उसकी पूरी आंख जो कंजक्टिवाइटिस पूरी लाल थी। और जब उसने सुबह आंख देखी, डॉक्टर के पास गया, उन्हें डॉक्टर साहब कल मैं आ रहा था मोटरसाइकिल से, ऐसा लगा कि कीड़ा कोई पड़ गया, लेकिन उसमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। खाना खाया, आराम से सोया, और सुबह उठ के देखा तो मेरी पूरी आंख लाल थी। तो वहां पर क्या हुआ, वो धूप में गया था, और धूप जो है पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को ही बढ़ाती है, अर्थात पित्त से आमता को खींच लेती है, आमता का शोषण कर लेती है, और पित्त रूक्ष हो जाता है। और पित्त रूक्ष होता क्यों है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। ग्लोबिन प्रोटीन के कारण
पित्त में आमता होती है। कल हमारे एबीसी फाउंडेशन पर हमने सबको बताया भी था, शाम को 8:30 बजे जो हमारी क्लिनिकल संभाषा होती है, उस क्लिनिकल संगोष्ठी के अंदर हमने सबको बताया था कि प्रश्न कई थे और वो जायज प्रश्न थे कि पित्त में आखिर आमता होती कहाँ से, ये आमता का कारण क्या है। तो वो पित्त में आमता का जो कारण है, आप एनालिसिस करें, बहुत अच्छी तरह से करें, क्योंकि इसे ही एनालिटिक पंच महाभूतिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर यही आपको हम लोगों को समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो हम हर चीज को निकाल के बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंच महाभूतिक जो एनालिटिक केमिस्ट्री है, उस एनालिटिक केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि एकल को सब कर लेंगे। एकल में क्या है, आकाश महाभूत के ये गुण है, इसके ये गुण है, यहाँ पर इसकी क्षारीयता को प्रकट कर सकता है, यहाँ पर इसकी एसिडिटी को प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर सकता है। ये स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप अष्टांग संग्रह का पहला चैप्टर खोल के देख लो, इसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है, और शायद दूसरे चैप्टर में। और हाँ, मैं एक चैप्टर बताए जो क्या नाम है, भाव प्रकाश निघंटू होगा, जब सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कई चैप्टरों में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो चीजें हैं, तो वो एक सिंगल रूप में तो आपको सबको ही पता है कि इसमें इतने गुण होते हैं, इसमें इतने गुण होते हैं, ये पंच महाभूत इसमें एंट्री करता है। तो वैशेषिक दर्शन, ये दर्शन जितने भी दर्शन है हमारे, उसमें है। सुश्रुत ने और चक्रपाणी ने और योग रत्नाकार ने इसको विशद रूप से वर्णन किया है, लेकिन वो बिखरा हुआ मिलेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर आमता जो होती है वो ग्लोबिन प्रोटीन के कारण जो है पित्त में आमता होती है। और वो ग्लोबिन प्रोटीन अगर कहीं पर ज्वर आ, अब मैं इसकी एक आपको वो मेरी थोड़ी सी थोड़ा अपना ये बंद कर रहा हूँ, और मैं आपको उसमें ये बता दूं कि जब ज्वर चिकित्सा पढ़ेंगे तो ज्वर चिकित्सा में, चरक चिकित्सा स्थान में घृत का पान ज्वर में क्यों विशेष रूप से बताया है आचार्यों ने, वहां से सिद्ध होता है कि वो पित्त की आमता को, अर्थात पित्त में जो जल गुण है, उस जल गुण को धूप आदि ना सुखा पाए। जो जल का गुण है, जो उसका गुरु गुण है, जल का जो गुरु गुण है अर्थात जो ग्लोबिन है, उसको वो ना सुखा पाए, इसलिए वहां पर स्नेह का प्रावधान किया गया है कि किसी तरह से ग्लोबिन प्रोटीन को बचाया जाए। एल्यूमिन तो कभी भी, अब आपके दिमाग में एल्यूमिन एल्यूमिन शरीर के अंदर बहुत होती है, उसकी मात्रा इतनी होती है जितने की मात्रा नहीं, मतलब कहना चाहिए होनी चाहिए। और एल्यूमिन प्रोटीन से कभी भी पित्त के द्रव्यों को नहीं बढ़ता है। ये तो आप आम डिजीज में देखते रहते होंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आम डिजीज आपके सामने आती है। तो इस तरह से दौर्गुंद गुण जो हमारा होता है वो हमारा पुष्ट के अंदर होता है, और इनका जो स्थान संचय होता है वो भले ही अलग अलग हो, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन दोनों में ही जो पित्त के गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ता है, और वहां पित्त का उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण के साथ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उसका दौर्गंध का गुण जरूर बढ़ता है। रक्त पित्त में स्थान संचय स्रोतसों में होता है। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि रक्त पित्त में जो स्थान संचय होता है वो स्रोतस के अंदर होता है। यकृत पिलिया आदि में इनका जो है वो, मतलब कहना चाहिए जो स्थान संचय होता है वो स्रोतस के अंदर होता है। और रक्त पित्त और पित्त का आश्रय, जो पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है वो हमारे रक्त से है। और जो उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं रेगुलेशन करता है, वो हमारा यकृत करता है, और वही उसके रक्त के आश्रय है। तो आश्रय और आश्रय का संबंध होता है, और आश्रय और आश्रय का संबंध ऐसे नहीं होता। पंचमहाभूतिक जब हम केमिस्ट्रीज को देखेंगे एनालिसिस में, तब हमको समझ में आएगा कि इसका आश्रय संबंध आखिर रक्त से ही क्यों है। हमको एक भाषा तो आती है कि नहीं, वो गुण के समान हो जाता है, और उस गुण के समान होने के बाद फिर इसका आश्रय होना उसका स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है। अगर हम पंच भौतिक एनालिसिस जब हम उसको देखेंगे, तब उसमें फिर जो है इस चीज को हम पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वो चीज आज तो मैं नहीं कर, मैं तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब ये था तो मैंने कहा जरा सा धीरे धीरे, आपको पता ही है मैं आपको जो गुण है उन गुण के भी जो एनालिसिस है उसको धीरे धीरे ले जा, 4-6 दिन से ले जा रहा था मैं, और वो धीरे धीरे करके मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा, ताकि आपको उस समय कोई भी दिक्कत ना हो कि ये एकदम नया सब्जेक्ट कहाँ से आ गया और कैसे हम इसको करें। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बताता चला जा रहा हूँ। इनका रक्त पित्त में स्थान संचय स्रोतों में होता है,
और शेष लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। किससे? कंडू से। लेकिन कंडू से लक्षण भिन्न होते हुए भी प्रत्येक रक्तपित्त में स्रोतों के स्थान संचय जहां जहां हो रहा है उसकी दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो वातज में अलग है, पित्तज में अलग है, कफज में अलग है, क्योंकि और फिर अलग अलग उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर ये लिख दिया जाए कि रक्त पित्त में स्थान संचय स्रोतों में होता है लेकिन शेष लक्षण उससे भिन्न भिन्न होते हैं। आधुनिकों ने स्कर्वी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किसी मार्ग से हुआ रक्तस्राव इत्यादि रक्तस्राव की श्रेणी में रखा गया है और यही तो हमारा आयुर्वेद का रक्तपित्त है। रक्तपित्त का एक अन्य और संभावित जो मैं आपको बताता हूं क्योंकि कल जो है वो इस चीज पर हमारे चर्चा हुई, आत्रव रस धातु। आत्रव रस धातु को इसे रक्तपित्त की हम बोलते हैं कि इसको कहीं रक्तपित्त तो नहीं है। आत्रव धातु, सॉरी, आत्रव रस, आत्रव रस धातु का धातु है। सो रक्त के प्रकोप के कारण जो हम परगणित, जो हम पढ़ के आए हैं, इसको हम देख के आए हैं, अत्यादान, तृप्ति से अधिक खाना। अब आपको ये भी बता दूं कि तृप्ति से अधिक खाना, तो इसका सीधा सिद्धांत है कि रक्तपित्त और कंडू ये दोनों ही कैसी डिजीज होती हैं? ये क्या होती हैं? संतर्पण डिजीज होती है। जो हमारा कंडू होता है वो भी संतर्पण होता है और जो हमारी रक्तपित्त होता है वो भी हमारा संतर्पण के हिसाब से ही होता है, क्योंकि संतर्पण व्याधियों में रक्तपित्त की गणना की गई है। रक्त के रोग, जब रक्तज रोग की गणना करेंगे, जब हम धातुज रोग पर जाएंगे तो प्रत्येक धातु में पंचभौतिक महासंगठन के हिसाब से रक्तपित्त कैसे उत्पन्न होता है, धातुज रक्तपित्त बोलते हैं जिसे। फिर उसको, ये सब्जेक्ट आगे है क्योंकि इस धातुज रक्तपित्त को अगर मैं वही लेके पढ़ जाऊंगा तो फिर आपको आगे का जो बेसिक है, जो वास्तव में एक जड़ है बेसिक, वो उसको आपको, वो नीचे वाली जड़ तो पंचमहाभूत की है, क्योंकि उससे हटके थोड़ा सा हमको जाइलम पे काम करना पड़ता है। हम एकदम फिलोएम पे काम करना पड़ता है। हम जाइलम पे सीधे चले जाएंगे तो फिर वो जाइलम पे फिर हमारे लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी फिर हमारे लिए पंचमहाभूतिक संगठन की। इसलिए पहले जाइलम को पकड़ते हैं, यानी कि सीधे सीधे बात पित्त कब पकड़े, और फिर उससे जो संबंधित जो दोष है उसकी विवेचना है, और विवेचना से फिर कौन कौन से रोग हो रहे हैं उसको हम करते चले जाते हैं। तो हमारा कम से कम आधा पार्ट आयुर्वेद का खत्म हो जाता है। और फिर जब हम पंचमहाभौतिक संगठन पढ़ेंगे तो फिर वो आराम से समझ में भी आ जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें तो सिर्फ केवल आपको दो ही चीज पढ़नी है, एक तो क्रिया शरीर पढ़ना है और पूरा एकदम आपको जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है वो पढ़नी होती है। और उसको पढ़ने के साथ साथ आपके साथ में एक ढेर सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए पेशेंट का, और वो भी आयुर्वेद के पेशेंट को अगर आप ठीक कर रहे हैं और आप ठीक कर रहे हैं तब आप खुद आप सोचेंगे कि अब मेरे को यहाँ पंचभौतिक संगठन में जाए। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कहीं पर भी एलोपैथ के हिसाब से संप्राप्ति बना के और उसकी चिकित्सा कर दी। तो मैं ये समझता हूँ फिर आप वहाँ आयुर्वेद में तो सफल हो गए लेकिन पंचमहाभौतिक जो एनालिसिस है उसमें असफल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपने डायग्नोसिस उससे बनाई और डायग्नोसिस बनाने के बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बिडाल है तो आपने कह दिया संसद ज्वर की चिकित्सा करो। अब संसद ज्वर की आपने चिकित्सा कर दी, आप तो आयुर्वेद में तो पास हो गए। लेकिन अगर मैं कहूंगी आप इसका पंचभौतिक संगठन बताओ क्या है, एनालिसिस कैसे करेंगे, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी डायग्नोसिस एलोपैथ से बनी थी। आत्रव रस धातु का उपधातु है, सो रक्त के प्रकोप के कारणों में जो परगणित अत्यादान यानी कि तृप्ति से अधिक खाना इत्यादि रस तथा कफ की वृद्धि करने वाले कारणों से जैसे रक्त धातु की अतिपुष्टि होती है और वैसे ही उसके उपधातु आत्रव का भी परिमाण बढ़ जाता है। स्त्री रक्त पित्त से पीड़ित होती है, अति तृप्ति के अनुसार जो खाना खाती है, आदि निदानों की प्रश्न परीक्षा पूछने से जो उपलब्धि और प्रश्न परीक्षा पूछने से ही इस बात का भी निश्चय हो जाता है जैसे रूण कभी उपवास पर रहे तो रक्त प्रवृत्ति अल्प होना। सिद्धांत क्या है? जब रक्तपित्त की चिकित्सा में हमने बताया कि वहां पर उपवास कराना है, वहां लंघन कराना नहीं है। रक्तपित्त में उपवास का निर्देश दिया है, लंघन का निर्देश नहीं दिया है।
वहां उपवास यानी कि उपवास सहित लंघन कराएं। तब किसी को अगर रक्तपित्त हो रहा है और आप उसको बोल दें उपवास करें, अर्थात थोड़ा सा खाएं, सुपाच्य खाएं, और रक्त और पित्त यानी कि पित्त से संबंधित जितने भी आहार द्रव्य हैं उनको बंद कर दें, तब हम खुद देखेंगे कि बगैर मेडिसिन के पेशेंट जो है ठीक हो रहा है, उसको आराम हो रहा है। और फिर हम इस पर पहुंच जाते हैं कि पेशेंट जो है वो सीधे सीधे रक्त पित्त से पीड़ित है, ना कि जो और कंडीशन हमको समझ में आती है। जैसे कि कल हमारे चैनल पर, कल हमारे आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट पर इस बात का हो रहा था कि पेशेंट सफर फ्रॉम, मतलब कहना चाहिए जो क्या होता है, लेडीज है 48 साल की, कोई भी हो सकती है, अगर उसको कहीं मीनोपोज की स्थिति में है और 1.5 महीने के बाद उसको, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं, और वो स्पीड से हुए और वो आई, और आने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो स्थिति में आप जो है उसमें आ सकते हैं कि आप, दो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, रक्तपित्त या फिर इसको कफज आस रक्तधर या पित्तज या वातज जो भी है, वो दो डिजीजों के बीच में आप फंस के रह जाएंगे, और वहां पर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, और फिर उसकी परमानेंट डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी कि अब इन परमानेंट डायग्नोसिस में है क्या, इसको रक्तपित्त है या फिर वास्तव में जो इसके मेनिस्ट्रोसाइकिल है वो बंद होने जा रहे हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसे रूढ़ को उपवास पर रहे तो रक्त प्रवृत्ति अल्प होना, इस रीति से जो अत्यादान यानी कि जो बहुत ज्यादा खाना है, रूप धारण कर निर्णय का तद अनुरूप उसी के अनुसार लंगनाद लंगनाद सहित उपवास उपचार किया जाए, तभी रोग निर्मूल हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, रक्त पित्त से बात रक्त भी हो जाता है, तो रक्त पित्त से जब बात रक्त हो जाता है तो प्राय इसे नवीनों का गाउट कहा जाता है। नवीन जो है हमारे क्या नाम चाहिए चिकित्सक विज्ञान, वो कभी कभी इसको क्या करते हैं, गाउट में रख देते हैं। बात और रक्त के प्रकोप से तथा स्वयं बात रक्त के अंग रूप में क्रोध जो कोष्ठ शीर्ष नामक और जानुसंधि का शोध होता है, इसका विपेक्षित विचार सारंगधर संहिता में पातज नाना विकारों में किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की ये अलग अलग है। पात रक्त में वायु और रक्त ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने कारणों से अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब कहना चाहिए उस पर अलग अलग बिल्कुल निदान भूत से, अपने अपने स्वतंत्र रूप से, अपने स्वतंत्र रूप से बात और रक्त जब अपने अपने स्वतंत्र कारणों से विकुपित होते हैं, तब बात रक्त की उत्पत्ति होती है। अन्यथा बात रक्त की उत्पत्ति को रक्त पित्त में हम अगर अल्लाह कर रख दें तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर बता दिया गया है कि इस चीज का आप विचार कर लें, लेकिन सारंगधर ने इसका जो है वो, अब ये कहेंगे कि आपने कैसे कैसे लिख दिया यहाँ पर, तो मैं आपको संहिता का संदर्भ दे रहा हूँ कि सारंगधर ने यहाँ पर जो है उसको लिया है, और सारंगधर के अनुसार जो है कि बात रक्त को हमारे जो एलोपैथ डॉक्टर्स होते हैं वो उसको रख देते हैं। अग्निसाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अग्निसाद ये पित्त के कारण होता है। मैं आपको एक चीज ऐसे बताऊंगा कि आप जो है कतई कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन होता है ना, जो एकदम पैदावार की रक्त पित्त ऐसे अधोगति ये सो वो दुनिया भर का ये जितना भी होता है, ये हम ऐसे नहीं करना है, हमको क्लिनिकल पढ़ना है, हमको सिर्फ केवल 10 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं मरीज को करने के लिए, और उसी के आधार पर अगर हम इतनी फास्ट से ओपीडी के पेशेंट की अगर हम डायग्नोसिस बढ़िया तरह से बना लेंगे, उतनी ही फास्ट से जब हम इमरजेंसी चिकित्सा शुरू करेंगे तब हमको वहां पर इसका फायदा मिलेगा कि फटाफट जल्दी से घंटे 2 घंटे में, जिस तरह से एक रीति चली आई है कि हमारा ईएम हो जाएगा, वो हमको बताएगा कि ये सिम्टम्स हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, पेशेंट इस स्थिति में आ रहा है। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हमको तुरंत एकदम थोड़ी सी स्टडी करनी है और फाइनली ट्रीटमेंट उसको देना है कि पेशेंट जो है इमरजेंसी का है तो उसको ये करना है। 1 मिनट मैं
तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसमें क्या है, मैं भूल गया। अग्निसात, अग्निसात, अग्निमंद, ये बड़ी ऐसी टेढ़ी भाषा है कि इनमें छोटा छोटा सा अंतर तो होता है, लेकिन दोषों का जो गुण होता है उसमें भी आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अग्निसात, अग्नि की मंदता, यद्यपि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है और वो आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि मेरा समय 6:28 पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट ज्यादा रखूंगा, लेट हो जाते हैं। अग्नि की मंदता, यद्यपि रक्त और पित्त, यद्यपि का मतलब आप समझते होंगे, बड़ी मेरी थोड़ी सी कठिन भाषा है, उस भाषा को थोड़ा सा मैं इजी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इजी करने की कोशिश भी करता हूँ और करूंगा भी। यद्यपि रक्त और पित्त की वृद्धि से अग्नि दीप्त होती है, यही तो कहेंगे आप, जब रक्त बढ़ गया और पित्त बढ़ गया तो अग्नि दीप्त होनी चाहिए। मैं आपके प्रश्न को खुद प्रश्न बना लेता हूँ और खुद ही उसका आंसर दे लेता हूँ, क्योंकि उसका कारण है कि फेसबुक पे आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो इसलिए मुझे आपका प्रश्न भी मुझे ही बनाना पड़ता है और उसका आंसर भी मुझे ही देना पड़ता है कि ये प्रश्न आएगा और इस प्रश्न को मैं फेसबुक पर नहीं किसी से पूछ सकता हूँ या इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और इंटरेक्शन के लिए हमारे फेसबुक पर लगभग 24-25 लोग देख रहे हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, तो उनसे मैं चाहूँगा कि हमारा एबीसी फाउंडेशन ग्रुप, एबीसी फाउंडेशन एक हमारा इंडिया लेवल पे एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसका लाइव प्रसारण और जूम इंटरेक्टिव सेशन शाम को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, जिसमें भारत देश के वैद्य सभी जुड़ते हैं और अपनी अपनी थ्योरी रखते हैं, बेसिक सीखते हैं, केस रखते हैं, केस कर रख कर उसकी बाकायदा हम लोग उसकी संप्राप्ति बिना उसकी पूरी चिकित्सा देते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े अच्छे केस ठीक हो रहे हैं और उसका जो हमको परिणाम मिल रहा है वो एक पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एबीसी फाउंडेशन के जूम इंटरेक्टिव सेशन से जुड़ना चाहता हूँ, तो जुलाई का ग्रुप आज हमारे से शुरू हो गया है। आप मेरे 9927753780 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम भेजें और फिर मैं आपको जुलाई ग्रुप में एंट्री दूंगा और आपको उससे जूम का लिंक और मेरे फेसबुक पेज का लिंक और प्लस फेसबुक का लिंक और प्लस यूट्यूब का लिंक, ये आपको सभी मिल जाएंगे और आप जिस पर चाहें उस पर जाके आप सुन सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सुन सकते हैं, लगभग हमारे 240 वीडियो रिकॉर्डेड हैं, उन पर जो है आप जाएं और आप उनको सुन सकते हैं और फिर इंटरेक्टिव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने पेशेंट को लाइव ला सकते हैं और लाइव लाकर उसकी हिस्ट्री लेकर उसकी पूरी संप्राप्ति बनाकर उसकी चिकित्सा आपको दी जाएगी और आप अपने पेशेंट को इलाज करें, चिकित्सक धर्म का पालन निभाएं, यश प्राप्त करें, मानव सेवा करें और उसी से अपना धन उपार्जित कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करें, ऐसी कामना है मेरी और यही हमारा उद्देश्य है और इस फाउंडेशन का। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया कि जब रक्त बढ़ा और पित्त बढ़ गया तो फिर अग्नि भी प्रदीप्त होनी चाहिए। यह आपता यानी कि प्रथम क्षण में प्रतीत होता है और हमको लगता है कि हाँ रक्त बढ़ गया और हमको, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कितना हो गया 18, अब जब हीमोग्लोबिन 18 हो गया, कृष्ण हमने दागा कि आपको जो है वो भूख तो अच्छी लगती होगी, पेशेंट कह रहा कैसी भूख, लेकिन जब आप अच्छे चिकित्सक हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो क्या हो रहा है कि ब्लड बढ़ रहा है और जो ब्लड बढ़ रहा है तो रक्त धातु बढ़ रही है और रक्त धातु बढ़ रही है तो वहां पर पंच महाभूतिक दृष्टि से अग्नि महाभूत शरीर के अंदर बढ़ रहा है। और अग्नि महाभूत वो कौन सा बढ़ रहा है, वो अग्नि महाभूत वो बढ़ रहा है जो अपनी रूक्षता को लिए हुआ है, अर्थात पित्त को रूक्ष कर रहा है। ये एनालिसिस होती है इसकी, महाभूत की एनालिसिस इसे ही बोलते हैं कि अब हमने जो है यहाँ पर महाभूत की एनालिसिस करना शुरू कर दी। जो अब तक हम नहीं बताते चले आ रहे थे वो अब धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा हिंट बीच में दे दिया। प्रत्यक्ष में इन दो की वृद्धि से अग्नि मंद हुई देखी जाती है, उधर पित्त की अति वृद्धि से अग्नि दीप्त होकर अत्यधिक और भस्मक रोग भी देखे जाते हैं। आपका एक प्रश्न और भी हो सकता था कि सब यहाँ तो दोनों को ये कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि दोनों को और हमें रोगी देखने को भी मिलते हैं, इन दोनों की वृद्धि से जो होती है वो अग्नि मंद भी होती है
और उधर हम ये भी देखते हैं कि जब अग्नि की वृद्धि होती है तो एक रोग भस्मक रोग भी होता है जी। तथा शास्त्र में ये वर्णित भी है। रक्त का साप्रमाण स्थिति भी शरीर में शरीर में अग्नि के संरक्षण के लिए आवश्यक है। रक्त की साप्रमाण जो स्थिति है वो शरीर में अग्नि के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इससे आप बहुत कुछ आगे निकाल सकते हैं। इस 2 लाइनों से आप बहुत कुछ आगे निकल जाएंगे, बहुत कुछ आगे निकाल सकते हैं। इसलिए श्राववश, अब श्राव हो रहा है, रक्त पित्त होता है, श्राववश रक्त का अतिशय होने पर होने वाले जो परिणामों से अग्नि की अतिमंदता का भी निर्देश शास्त्रकारों ने किया है, और वो मैं आपको बता देता हूं। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 14 में 37वां श्लोक है, उसको आप देख लें। और मैं वो श्लोक भी पढ़ देता हूं। धातु क्षयात श्रुते रक्ते मंदा संज्ञा जायते नला पवनस्य परम कोपम याति। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 14 में 37वां श्लोक। रक्त के क्षय से अग्निमंद होना ये बिल्कुल सिद्ध है, और उसका कारण भी है कि अग्नि पित्त के आश्रित होती है, और पित्त रक्त का मल है। ये आप जानते होंगे। ये पित्त का जो रक्त का मल है, इसको आप जो है मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं इसको बता दूंगा कि पित्त का जो क्या नहीं, जो पित्त होता है वो रक्त का मल है। वो कैसे है तो मैंने बता दिया कि किसी का अगर पेट भर गया और पेट भरने के बाद अगर आप संतर्पण करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, और वहां पर पित्त पूरी तरह से, रक्त जो है पूरी तरह से बना हुआ है, ठीक है वो, और उसको विटामिन कौन सा वाला खाना, बैलेंस डाइट, और आयरन और कैल्शियम सब भी खाते चले जाओ, खाते चले जा रहे हो, दौड़ भाग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, रक्त बढ़ता चला जा रहा है। और रक्त अगर नहीं बढ़ रहा है, अपनी जगह स्टेबल है, तो फिर रक्त से संबंधित जो उसके पोषक द्रव्य हैं, कौन से, किसको, जो पित्त के, जो रक्त के पोषक द्रव्य हैं वो उसी के सदृश हैं। और अगर रक्त का पेट भर गया कि मैं तो पूरा हो गया, अपनी मात्रा को 14 को प्राप्त हो गया, बोली जी हम बाकी कहाँ जाएं, बोली बाकी जाओ तुम अब सीधे शरीर में घूमो, और शरीर में घूमने के बाद जिसका नाम लिया जाएगा, जो आयुर्वेद शास्त्र में नाम लिया है महाराज चरक जी ने, उसी को तो कहा है कि यही तो पित्त है, यही तो मल था जो बॉडी ने इसको यूज नहीं किया, और उसका फिर जाके लिवर में फिर डिसइंटीग्रेट होता है, और फिर होने के बाद फिर वहां पर क्या क्या बनता है, वही हमारा जो बद्ध पित्त होता है, वही उसका मल है। और वही जो मल होता है वो पित्त का मल होता है। सो रक्तायसों में हम चिकित्सा किसकी करते हैं, हम बद्ध पित्त की चिकित्सा करते हैं। हम कोई एकत्र पित्त की चिकित्सा नहीं करते। बोले जी एकत्र पित्त की शुद्धि करो, एकत्र पित्त की शुद्धि आप क्या कर लो, एकत्र पित्त की शुद्धि तो बॉडी खुद ही करेगी। एकत्र पित्त की शुद्धि तो वही करेगी कि अगर टूटने में कोई दिक्कत हो रही है, इसको कोई वहां पर स्नेह गुण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि सम मात्रा में हम इसको, जो भी इसके पाचक पित्त के द्वारा जो इसके अंश जा रहे हैं शरीर के अंदर, वो इसको सम मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम चिकित्सा सम मात्रा की करेंगे, ना कि हम पित्त की करेंगे। और जो बेकार वाला पित्त पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज कर ही नहीं रही है बॉडी, तब धीरे धीरे करके हम उसको क्या करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि पित्त का रेचन दो, पित्त का रेचन दो। पित्त का अगर कहीं पर पित्त जो है वो उष्ण और तीक्ष्ण हो गया है, तब वहां पर उष्ण और तीक्ष्णता को बढ़ाने के लिए, वो क्या नाम है, उसको कम करने के लिए, उसमें आमता को बढ़ाने के लिए औषधियों का, घृतों का सेवन, शतावरी का सेवन, इन सबका सेवन कराया जाता है, ताकि गिलोबिन प्रोटीन बढ़े, और बढ़ने के बाद फिर उसमें आमता लाके इसके उष्ण और तीक्ष्ण गुण कम हो। तो वहां पर हम विरेचन की जो देते हैं कि विरेचन दीजिए, तब वहां पर केवल एक सिद्धांत वहां से हटके आता है कि हमने
पित्त का विरेचन देके पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुणों को कम नहीं कर सकते, बल्कि जो बद्ध पित्त है, बेकार वाला पित्त लिवर में है, जिसको लिवर कर ही नहीं पा रहा है, कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसको बाहर निकालते हैं। वही रोगोत्पत्ति का कारण है। वो तो बेचारा खाली घसा पड़ा है, एक तो उसको पोषक अंश नहीं मिल रहा है, उष्ण और तीक्ष्णता उसकी इतनी बढ़ गई है, आमता उसके शरीर के अंदर है ही नहीं, और जो भी हम उसकी आमता को बढ़ाने वाले द्रव खा रहे हैं वो खुद जो है वहां पर रूप छूट चले जा रहे हैं और आमता बढ़ नहीं रही है। तो इस चक्कर में फिर हमको साचार्य ने बताया कि रेचन करो, पित्त का रेचन कर दो वहां से, और जो बाध्य पित्त है वो निकाल के फेंक दो। फिर जो हमारा सही पित्त जाएगा, पाचक पित्त को आप ठीक कर दो, सही पित्त जाएगा, वो उसके पोषक अंशों को तोड़ के रख देगा सही तरह से, और फिर उसकी पूर्ति कर देगा, और फाइनली वो रोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए रक्त की सप्रमाण स्थिति भी शरीर में अग्नि के जो संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसलिए श्राववश रक्त का अतिक्षय होने पर होने वाले जो परिणामों में अग्नि की अतिमंदता का भी निर्देश शास्त्रकारों ने किया है। रक्त के क्षय से अग्नि मंद होना ये सिद्ध है, कारण अग्नि पित्त के आश्रित होती है और पित्त रक्त का मल है। सो रक्ताशय में रक्ताशय कितने हो गए हमारे, एक बोन मैरो हो गया, एक हमारा लिवर हो गया, और एक हमारी स्प्लीन हो गई। इन आश्रय में, और उसका जो चौथा कंटेंट है वो आमाशय। रक्त धातु, उपधातु और मल के पोषण के लिए रस धातु का जो प्रमाण उपलब्ध होता है, उसका अधिकांश क्षीण हुए रक्त के ही पूर्ण में व्यतीत हो जाने से उपधातु और मल पित्त पूर्णात उसका सेटल मतलब यथासित मतलब अभीष्ट प्रमाण में नहीं रह जाता, और इस प्रकार पित्त का पोषण यथावत ना होने से अग्नि भी श्राप इत्यादि कारणों से, ये जो पीछे वाली कंडीशन बता के आया हूँ, ये पेट भरने वाली बताया हूँ कि पेट भर गया था, मतलब कहना चाहिए रक्त का प्रमाण पूरा हो चुका था, उसका पेट भर चुका था, तब बद्ध पित्त तैयार हुआ था। यहाँ पर रक्त शराब हो गया, और रक्त शराब होते होते जो हम उसको खिला रहे हैं, और खिलाने के बाद वो जितने भी पोषक अंश बन रहे हैं, रक्त अपनी पुष्टि के लिए उन पोषक अंशों को लेकर अपनी खुद की पुष्टि कर रहा है। तो पित्त और जो उपधातु जिससे हमारी जो धातु बन रही है, वो उपधातु है, वो कम पड़ जाएगी, और कम पड़ जाएगी तब वहां पर पित्त क्षीण अवस्था में आ जाएगा, अर्थात यकृत पित्त जो है वो क्षीण अवस्था के रूप में आ जाएगा। तब उसका पूर्णात उसका जो अभीष्ट प्रमाण नहीं रह जाता, और इस प्रकार पित्त का पोषण यथावत न होने से अग्नि भी श्राव इत्यादि कारणों से रक्त धातु के क्षीण हो जाने पर स्वभावतः मंद हो जाती है। तात्पर्य रक्त और पित्त का क्षय हो तो अग्नि मंद होती है, तथा इसकी वृद्धि हो तो अग्नि प्रदीप्ति होनी चाहिए, और अत्यधिक और भस्मक रोगों में उसकी प्रदीप्ति होना शास्त्र प्रत्यक्ष दोनों में सिद्ध भी है। ऐसी स्थिति में जहां तथा अन्न पित्त एवं रक्त की वृद्धि से अग्नि के मंद होने का जो उल्लेख किया गया है, वो स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है कि साहब आप ये तो बताइए, एक तरफ कह रहे हो कि रक्त बढ़ गया तो उससे भी अग्नि मंद होगी, लेकिन एक तरफ कह रहे हो रक्त क्षय हो गया उससे भी अग्नि मंद होगी। तो इसका स्पष्टीकरण जो आप बताइए, एक का तो हमने बता दिया आपने, जो दूसरे का है वो आप कैसे बताएंगे। अब इसको मैं जब बताऊंगा तो अगले शुक्रवार को मैं आपको ये बताऊंगा कि रक्त की वृद्धि होती है तो अग्नि तीक्ष्ण होनी चाहिए, अत्यधिक अग्नि होनी चाहिए, अर्थात उसके लिए जो क्या कहना चाहिए किसी की अपेक्षा भी नहीं रहनी चाहिए, हर किसी को भस्मक रोग हो जाएगा, अग्नि बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण आप किन शब्दों में देंगे, शास्त्र में कहाँ लिखा है, और क्लिनिकल रूप में हम इसको कैसे प्रयोग करें, हमारे पास कैसे कैसे मरीज आते हैं, किस किस तरीके से मरीज आते हैं, उनका आप उल्लेख करिए। और यहीं से शुरू होगी पित्तज रक्त पित्त से उत्पन्न हाइपरटेंशन की संप्राप्ति, कि वो संप्राप्ति कैसे होगी, और उसमें अगर थोड़ा थोड़ा हम बीच में बताते चले जाएंगे पंच महाभूत के एनालिटिक जो एक हमारा ना कंपैरेटिव, हम इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द पंच महाभूत, ये हमारा मेन जो है वो उसमें रहता है, और मैं इसी को लेके चलता हूँ। एकल को मैं लेके नहीं चलता, क्योंकि एकल सभी लोग जानते हैं। इसको करने के लिए हम जो है शुक्रवार को फिर दोबारा से एक बार अपने निर्धारित समय 5:30 बजे पर फिर एक बार आएंगे और फिर उसको बताएंगे। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, और कोई अगर जूम इंटरेक्टिव सेशन से मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और फेसबुक पेज मेरा तभी लाइक होगा जब आप मुझे
हरिओम कोहली नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, जनरल अकाउंट। उस पर आप मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और आपको मेरा पेज मिल जाएगा। इतना नहीं कर सकते तो आप मुझे 9927753780 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसको फिर आपको जो है जूम का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा और यूट्यूब का लिंक मिलेगा। इसी के साथ मैं जो है अपना आज का ये जो वक्तव्य है, ये जो लेक्चर है, इसको समाप्त करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भावना यही है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ, मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, मैं जानता हूँ मैं किस स्थिति से कैसे जो है इस प्लेटफार्म को अकेला और हमारे जो 40-50 हमारे फैमिली के मेंबर हैं, वो सब एक दूसरे को मतलब कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई कान पकड़ के खींच रहा है, लेकिन कोई पैर पकड़ के ना खींचता है। तो पैर पकड़ने का सिद्धांत एबीसी पे नहीं है। हम जब भी पकड़ेंगे तो किसी का कान पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे तो किसी के बाल पकड़ेंगे, और जब भी पकड़ेंगे तो किसी की उंगली पकड़ेंगे, और उंगली पकड़ते पकड़ते यहाँ तक ले जाएंगे और खींच के जहाँ हमें ले जाना है उसको हम ले जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा और अपने सभी ग्रुप मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब इसके साथ साथ जो हमारे जुड़े हैं सब लोगों का मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। लवजीत कुमार जी प्रणाम सर आपको। कमल शर्मा जी नमस्कार। पवन जी नमस्कार। जसवंत धानी जी नमस्कार। निगम सुर्ती जी नमस्कार। नवजोत जी नमस्कार। संगीता कुशवाहा नमस्कार। रितमा जी नमस्कार। रितमा जी आजकल हमारे उस पे क्या नाम है नहीं आ रही है, हो सकता है कि उनको कोई उनका टाइम है क्लिनिक का, अच्छा टाइम है, बढ़िया प्रैक्टिस करती हैं और हमारे एबीसी मेंबर को जो है एकदम धम्म से डांट भी देती हैं और फिर अपनी बात भी रखती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनकी जो अपनी बोलने की जीवन जो शैली है बहुत अच्छी लगती है। रोमा जी नमस्कार। संगीता जी कुशवाहा जी नमस्कार। जितेंद्र कुमार जी नमस्कार। अरुण कटारिया जी नमस्कार। वैशाली जी नमस्कार। सीमा त्रिपाठी जी नमस्कार। विवेक वर्मा जी नमस्कार। मित्र हैं हमारे, कई दिनों से बिजी हैं और हो सकता है रिलैक्स हुए हों, क्योंकि हम लोग फाइनली इसमें हैं कि अब हम ट्रांसफर की नीति से बाहर हो गए हैं, नहीं होगा ट्रांसफर। धन्यवाद आपको, पास में रहते हैं लखनऊ में। अनीता वशिष्ठ जी बड़ी बहन जी नमस्कार। आनंद आयुर्वेदा नमस्कार। भावना गोयल जी नमस्कार। प्रमोद मिश्रा जी नमस्कार। आज हमारे प्रमोद मिश्रा जी ने लाइव फेसबुक लाइव पे बहुत बढ़िया सेशन रखा था, अपना लाइव सेशन, मैंने उसको सुना। प्रियंका सिंह नमस्कार। सुबह मिश्रा जी नमस्कार। पूनम जी नमस्कार। सविता कुंडली जी नमस्कार। कमल शर्मा जी नमस्कार। भारती देशपांडे जी नमस्कार। निशा खुराना जी नमस्कार। पद्मा कपूर जी नमस्कार। अजय कांत कौरव जी नमस्कार। विकास अवस्थी जी नमस्कार। प्रीति बत्रा जी नमस्कार। प्रमोद कुमार जी नमस्कार। विकास अवस्थी जी नमस्कार। सरोज मिश्रा जी नमस्कार। गगन अग्रवाल जी नमस्कार। गगन अग्रवाल जी हमारे सर सुनते तो हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कभी जूम पर भी आकर जो है वो अपने दर्शन दें। हरजीत जी नमस्कार। इंदु सिन्हा जी नमस्कार। डॉक्टर शीलेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। रमन गर्ग जी नमस्कार। सर तो आते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते। फिलहाल तो मैं यही चाहूँगा कि सर थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। प्रदीप सक्सेना जी नमस्कार। अंजलि गुप्ता जी नमस्कार। जितेंद्र जी नमस्कार। ज्योति पुंज हमारी एक नई डॉक्टर भी देख रही हैं, नमस्कार। राम प्रताप चौधरी जी नमस्कार सर आपको। विशेष मिस्त्री जी नमस्कार। सोनाली जी नमस्कार। और नीलम हमारी यूएसए से हैं, उनको भी नमस्कार। इन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी फेसबुक पर देख रहे जो हमारे मित्र हैं, हमारे वैद्यगण हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज इसी के साथ मैं आपका व्याख्यान, मैं लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। और अगले सत्र में फिर जो रक्त के बढ़ने से अग्नि कैसे मंद हो गई, भस्मक रोग कैसे हो गया, कौन सा गुण बढ़ गया, इस चीज की विवेचना करने के लिए मैं फिर एक बार अगले शुक्रवार को 5:30 बजे मिलूंगा। प्रणाम सभी को। नमस्कार। कोटि कोटि।